हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है फोर्थ जनरल इलेक्शंस 1967, इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर कवर करेंगे। तो देखो बेसिकली इसमें हम क्या समझने जा रहे हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले समझेंगे कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्शन कि आखिरकार जो इलेक्शन हो रहा था वो किन मुद्दों पर होने जा रहा था, उस समय भारत की सिचुएशन क्या थी, कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इश्यूज थे, क्या इंडिया की इकोनॉमी की सिचुएशन थी, राइट। कैसे अपोजिशन ने अपने आप को स्ट्रेंथन करा, एक साथ सारी की सारी अपोजिशन पार्टीज एक साथ इकट्ठा होती है और कैसे सोचती है कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपोजिशन के लिए कि वो क्या कर सके, कांग्रेस को एक तरीके से डिफीट कर सके एंड वो पावर में आ सके। ये सारी चीज़ें समझेंगे। फिर उसके बाद रिजल्ट क्या रहा इलेक्शन का आखिरकार, ठीक है। और रिजल्ट बहुत शॉकिंग रहा। किसके लिए शॉकिंग रहा भाई? कांग्रेस के लिए काफ़ी ज़्यादा ही शॉकिंग रहता है। तो शॉकिंग के मायने क्या है, उसका मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। और फिर उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट होता है इस इलेक्शन का कांग्रेस के ऊपर, अपोजिशन पार्टीज़ के ऊपर, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझने जा रहे हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या बोला जा रहा है? द ईयर 1967 इज कंसिडर्ड एज अ लैंडमार्क ईयर इन इंडियाज पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री। इंडिया की राजनीतिक हिस्ट्री की बात करें या इलेक्टोरल हिस्ट्री की बात करें, उसमें 1967 एक लैंडमार्क ईयर है। क्यों लैंडमार्क है आखिरकार, क्या इतना ज़्यादा अंतर है इस फोर्थ जनरल इलेक्शन वाले टाइम पीरियड में? क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे, आपने चैप्टर 2 में ये चीज़ पढ़ी थी कि कैसे जो कांग्रेस है वो क्या कर रही है, एक डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर इमर्ज कर रही थी, पूरी कंट्री में जीत रही थी। 1952 इलेक्शन की बात करें, 1957 इलेक्शन की बात करें या 1962 इलेक्शंस की बात करें, तो जो हमारे पहले 3 जनरल इलेक्शन होते हैं, 52 वाले, 57 वाले, 62 वाले, सारी जगह पर, चाहे सेंट्रल लेवल पर गवर्नमेंट की बात करें, या फिर स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट की बात करें, तो दोनों में ही कौन है, दोनों में ही कांग्रेस डोमिनेट एक तरीके से कर रही थी। लेकिन 1967 में ना, ये जो चीज़ें अब तक चल रही थी, ये जो ट्रेंड चल रहा था, क्या ट्रेंड था? कांग्रेस डोमिनेंस वाला जो ट्रेंड था, वो ट्रेंड एक शिफ्ट होता है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। एंड वी सी कि बहुत सारे स्टेट्स में क्या होता है, अपोजिशन पार्टीज़ को क्या मिलता है, अपोजिशन पार्टीज़ को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो गवर्नमेंट को बना सके। तो आखिरकार ये सारी चीज़ें कैसे हुई, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा? सबसे पहले समझना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्शन। इलेक्शन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या क्या चीज़ें हो रही है जब इलेक्शन होने जा रहे हैं। आपको याद होगा 1966 में आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी को क्या कर दिया जाता है, इंदिरा गांधी को कांग्रेस लीडर्स सेलेक्ट कर लेते हैं एज अ लीडर एंड वो प्रधानमंत्री बन जाती है। फिर उसके लगभग एक साल होता भी नहीं है, 1967 में क्या हो रहा है, इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, फोर्थ जनरल इलेक्शन हो रहे हैं। तो इस समय कंट्री की सिचुएशन क्या है? कंट्री की सिचुएशन ये है कि हमें पता है ऑलरेडी कि इंडिया ने 2 प्राइम मिनिस्टर्स एक तरीके से खो दिए अपने, और फिर उसके बाद एक नई प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आई है, जो कि अभी भी क्या है, एक तरीके से बिगिनर है, जो कि एक पॉलिटिकल नोविस के तौर पर काम कर रही है। क्यों? क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंदिरा गांधी को, ठीक है, पॉलिटिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उसके बाद अगर हम सिचुएशन की बात करें, इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशंस की अगर हम बात करें, तो उस समय क्या हो रहा था, 1967 का जो पीरियड है उसमें इंडिया के सामने बहुत सारे ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस थे। जैसे कि फेलियर ऑफ मॉनसून की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी, हमारी जो क्रॉप थी वो फेल हो रही थी, बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, ड्राउट हो रहा था, बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा था। और ओवरऑल एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो डिक्लाइन था एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में, इसकी वजह से फूड शॉर्टेज दिखाई दे रहा था। यानी कि एग्रीकल्चर का जो स्टेटस है इंडिया में, एग्रीकल्चर की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा उस समय ख़राब थी। साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था, डिप्लीट होता जा रहा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या होता है? फॉरेन करेंसी जैसे डॉलर्स हम लोग रखते हैं ना, ताकि हम अपनी बाहर से कोई भी चीज़ अगर इंडिया में इंपोर्ट हम कर रहे हैं, उसकी पेमेंट हम किस में करते हैं, फॉरेन करेंसीज में करते हैं। उसी चीज़ को फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है कि हम अपना रिजर्व बना करके रखते हैं फॉरेन करेंसीज का, ताकि कोई भी चीज़ इंपोर्ट करे उसका पेमेंट कर सके। तो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो लगातार कम होता जा रहा था, यानी फॉरेन करेंसीज इंडिया के पास जो कलेक्टेड थी वो कम होती जा रही थी, डॉलर कम होता जा रहा था। सिमिलरली ड्रॉप इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर में तो सारी चीज़ें स्थितियाँ खराब थी ही। इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी एक ड्रॉप दिखाई देता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ड्रॉप दिखाई देता है, एंड इंडिया के एक्सपोर्ट्स में भी ड्रॉप दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ क्या हो रहा था, देयर वाज अ राइज इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको याद होगा 1962 में ऑलरेडी इंडिया ने क्या करा, वॉर लड़ा।
उसके बाद हमें समझ में आ गया कि हमें अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। और फिर 1965 में भी क्या हुआ, पाकिस्तान के साथ में भी वॉर हुआ, राइट। तो इकोनॉमिकली तो इंडिया लगातार वॉर लड़ने के बाद तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था। और सबसे ज़रूरी बात जो हमें इन सभी वॉर्स को लड़ने के बाद समझ में आई कि इंडिया को क्या करना पड़ेगा, इंडिया को पहले अपने आप को सिक्योर करने के लिए अपनी मिलिट्री पर एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को गेन करना पड़ेगा और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि अगर भारत की बाउंड्री सेफ है तभी तो भारत में इंटरनली हम डेवलपमेंट कर सकते हैं ना। अगर बाउंड्रीज ही सेफ नहीं है तो उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि दुश्मन फिर क्या करेगा, दुश्मन फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है इंटरनल बाउंड्रीज में आकर के, राइट। तो इसलिए हमें समझ में आया कि हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी प्लानिंग और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रिसोर्सेज को डाइवर्ट करना पड़ेगा। और इसलिए हमने अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाना चालू कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है, वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन जो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट लेती है वो क्या लेती है, वो लेती है डीवैल्यूएशन ऑफ द इंडियन रुपी। डीवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी किसकी वजह से होता है, प्रेशर फ्रॉम यूएस की वजह से आता है। बेसिकली यूएस प्रेशराइज करता है कि इंडिया क्या करे, अपने यहाँ पर जो इंडियन रुपी है उसको डीवैल्यू कर दे। तो डीवैल्यूएशन क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। डीवैल्यूएशन का मतलब होता है, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स समझ लेते हैं क्योंकि इट इज़ अ टर्म जो इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। डीवैल्यूएशन के बारे में अगर हम बात करें, सो डीवैल्यूएशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट खुद अपनी खुद की करेंसी को क्या कर देती है, उसको डीवैल्यू कर देती है, यानी कि उसका जो वैल्यू है कम कर देती है, राइट। वैल्यू कैसे कम करती है, जैसे कि पहले क्या होता था कि एक यूएस डॉलर कुड बी वन यूएस डॉलर कुड बी परचेज फॉर लेस देन ₹5 एंड आफ्टर डीवैल्यूएशन इट कॉस्ट मोर देन ₹7। यानी कि अगर आप देखोगे तो पहले जो यूएस डॉलर था वो कितने रुपीज़ के बराबर था, 5 रुपये, राइट। फिर उसके बाद जब डीवैल्यूएशन हो गया, यानी कि भारत की रुपया की वैल्यू कम हो गई, तो फिर क्या होने लगा, 7 रुपीज़ के बराबर हो गया $1, यानी $1 इज इक्वल टू 5 रुपीज़। और फिर उसके बाद डीवैल्यूएशन के बाद क्या हुआ, $1 इज इक्वल टू ₹7। ₹7 का मतलब क्या है, सपोज कोई एक सामान है भारत में, वो $1 का है, राइट। पहले वो $1 से एक तरीके से, मतलब भारत में अगर कोई सामान 5 रुपये का है, 5 रुपीज़ का है, तो पहले $1 से 5 रुपीज़ का सामान खरीद लेते थे। जब डीवैल्यूएशन हो गया उसके बाद $1 से 7 रुपीज़ का सामान हम खरीद रहे हैं, यानी कि एक तरीके से महंगा सामान खरीद पा रहे हैं, राइट। ज़्यादा सामान हम खरीद पा रहे हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर मजबूत हो रहा है और इंडिया का जो रुपया है वो क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा, इंदिरा गांधी ने डीवैल्यूएशन करा कि इंडियन रुपीज़ को क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा डीवैल्यू कर देंगे डॉलर के कंपैरिजन में, ताकि इससे क्या हो, इससे ये हो कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है ना, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है दुनिया में, वो थोड़ा सा एक तरीके से उसको बूस्ट मिले, वो इंक्रीज़ हो। क्योंकि जब इंडियन रुपी सस्ता हो रहा है, इंडियन रुपी की वैल्यू कम हो रही है, तो उसकी वजह से भारत से जो कोई भी चीज़ अगर विदेशों में जाती है, हम बेचते हैं विदेशों में, तो वो क्या हो जाएगी, वो वहाँ पर सस्ती होगी। और सस्ती होगी तो ऑब्वियसली बात है कि जो चीप चीज़ होती है उसको क्या करी जाता है, एक तरीके से लोग ज़्यादा खरीदते हैं, तो इससे इंडिया का एक्सपोर्ट कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर किया गया था। एंड ओवरऑल हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है और जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है उसमें भी थोड़ा सा स्टेबिलिटी आई। इन सब चीज़ों के लिए इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने ये सारा काम करा, राइट, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अगर आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो कितना है, जैसे 1967 की बात करें तो $1 इज इक्वल टू 7 रुपीज़ कर दिया गया था। आज के टाइम में $1 की बात करें तो कितना है, लगभग हमारा 85 रुपीज़ के आसपास है, यानी कि $1 85 रुपीज़ के आसपास है। तो आज कितना ज़्यादा एक तरीके से इंडिया की जो रुपये की वैल्यू है वो और ज़्यादा क्या हो गई है, डाउन हो गई है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करें और सिमिलरली बात करें तो डॉलर की वैल्यू भी क्या हुई है, डॉलर की वैल्यू कंपैरेटिवली मजबूत हो गई है। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंडिया की एग्रीकल्चर सिचुएशन की, भाई एग्रीकल्चर ही हमारा क्या हो रहा है, फूड क्राइसिस हमें फेस करने को मिल रहा है, मानसून हमारा एक तरीके से साथ नहीं दे रहा, ढंग से बारिश नहीं हो रही और सूखा पड़ रहा है, इसकी वजह से फूड क्राइसिस भी है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो रहा, और ना ही हमारा क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा था, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ग्रो कर रहा था, राइट। इकोनॉमिक सिचुएशन के बाद क्या होता है, इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, एक और इकोनॉमिक टर्म है, एक और इकोनॉमी से जुड़ा हुआ टर्म है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस राइज, यानी कि एक तरीके से प्राइस राइज हो जाना, चीज़ें महंगी हो जाना, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। तो जब महंगाई हो जाती है तो ऑलरेडी इंडिया में पॉवर्टी की सिचुएशन है भाई, लोगों के पास ढंग से पैसे नहीं है, बहुत कम पैसे हैं, और बहुत ही मिनिमल कंडीशन को मीट करने के लिए मिनिमम एक्सपेंडिचर ही वो लोग कर पाते हैं। अब ऐसे कंडीशन में भी अगर बेसिक गुड्स के भी प्राइस बढ़ जाएंगे तो लोग क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि लोग सड़कों पर उतरेंगे। तो लोगों ने क्या करा, प्रोटेस्ट करना चालू करा, बिकॉज प्राइस जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, जैसे आटा हो गया, ठीक है, और जो बेसिक सब्जियां हैं, तो अगर उनके भी दाम बढ़ जाते हैं तो वो आम आदमी को बहुत डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं,
ठीक है, बहुत डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। तो इसकी वजह से जब ये सारी चीज़ें महंगी होगी तो लोग सड़कों पर उतर आए। फूड स्कैरसिटी थी, उसकी वजह से भी लोग सड़कों पर उतर आए। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही थी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया में बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इन सब सिचुएशन को लेकर के लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को जाहिर कैसे करा? ऑब्वियस सी बात है कि जब घर में खाना नहीं है तो घर में तो लोग बैठे नहीं रहेंगे ना, लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, अपनी गवर्नमेंट की तरफ देखना पड़ेगा, उसकी तरफ उसको बताना पड़ेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम है उनको फेस करनी पड़ रही है। तो लोगों ने ऐसा ही करा, लोग सड़कों पर आए और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करा। बंद किए गए, हड़ताल किए गए फ्रीक्वेंटली अक्रॉस द कंट्री। लेकिन सरकार ने इन सब चीज़ों को पता है कैसे देखा? द गवर्नमेंट सॉ द प्रोटेस्ट एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। सरकार ने इसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के तौर पर देखा कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्या हो रहा है यहाँ पर, एक तरीके से ये सही प्रोटेस्ट नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट को लगा कि लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन अगर कर रहे हैं या फिर एक तरीके से सड़कों को बंद कर रहे हैं तो इससे इंडिया की इकोनॉमी पर और ज़्यादा खराब इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो दैट इज़ नॉट द करेक्ट थिंग, गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा। गवर्नमेंट ने इसलिए इसको लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम के तौर पर देखा रादर देन एज एन एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स प्रॉब्लम। गवर्नमेंट ने ये नहीं देखा कि लोग अपनी प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, ना कि सरकार को परेशान करने के लिए, पुलिस को परेशान करने के लिए, भाई सड़क रोक दी या ऐसा कुछ कर दिया तो फिर सरकार को प्रॉब्लम हो, या फिर एक तरीके से पुलिस के खिलाफ लड़ने के लिए या सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए वो लोग सड़कों पर नहीं उतरे हैं। वो लोगों को लोग अपनी प्रॉब्लम्स को दिखाने के लिए कि भाई हमें महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर फूड स्कैरसिटी है, तो हम उस चीज़ के लिए सड़कों पर उतरे थे। राइट, तो ये चीज़ें होती है। फिर उसके बाद क्या होती है, जब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग जो सरकार है वो अपनी पुलिस फोर्स को यूज़ करेगी और लोगों को क्या करेगी, लोगों को एक तरीके से हटाएगी वहाँ से। तो ये सारी चीज़ें होने लगी। इसलिए फिर देखने लगा क्या, जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने इस चीज़ को देखा कि भाई सरकार एंटी डेमोक्रेटिक हो रही है, क्योंकि लोग तो एक वाजिब डिमांड उठा रहे थे, वाजिब प्रोटेस्ट कर रहे थे। राइट, एक राइटफुल प्रोटेस्ट था लोगों का। लेकिन गवर्नमेंट अगर पुलिस वगैरह का यूज़ करेगी, उनको दबाएगी, उनको हटाएगी, उनको पीटेगी, सो दैट इज़ नॉट समथिंग जो डेमोक्रेटिक तरीके से होना चाहिए। तो अपोजिशन पार्टीज़ फिर यहाँ पर धीरे धीरे अपना जो एक होल्ड है, जो लोगों के साथ जो कनेक्ट है, वो यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ाती है। और कांग्रेस की तरफ जो है एक तरीके से लोगों की क्या होने लगती है, कांग्रेस की तरफ लोग देखने लगते हैं कि सरकार हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। समझ में आ गया? तो पब्लिक बिटरनेस और पॉपुलर अनरेस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होता है, दिखाई देता है। राइट, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो कुछ अदर पार्टीज़ है, जो सोशलिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वो भी कुछ पॉपुलर स्ट्रगल्स को इंडिया में लॉन्च करती है ग्रेटर इक्वालिटी को डिमांड करने के लिए। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें, कम्युनिस्ट CPIM या CPIML की बात करें, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, वो क्या करते हैं, वो एग्रेरियन स्ट्रगल्स को लीड करते हैं एंड वो पीजेंट्स एजिटेशन यानी फार्मर्स एजिटेशन को लीड करते हैं। यहीं से इसी टाइम पीरियड में 1966-1967 में इंडिया में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम जो इंडिया आज भी फेस कर रहा है वो चालू होती है, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड नक्सलिज्म। ठीक है, इसी समय शुरू हो रही है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और जो सोशलिस्ट पार्टी है, जो ये सारे के सारे फार्मर्स एंड पीजेंट्स को लेकर के एक साथ चल रही है ना, इसी दौरान जो नक्सलिज्म का जो एक तरीके से जन्म है वो इस समय हो जाता है। इस मूवमेंट से एक तरीके से ओरिजिनेट होता है नक्सलिज्म का प्रॉब्लम, जो इंडिया आज भी बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फेस कर रहा है। राइट, तो ये चीज़ें हैं। सिमिलरली इस पीरियड में क्या होता है, हिंदू मुस्लिम का भी राइट्स यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, मतलब इंडिया की जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें भी पीस एंड हार्मनी यहाँ पर डिस्टर्ब दिखाई देता है। तो समझ में आया, ये पूरा क्या सब पढ़ा हम लोगों ने, ये हम लोगों ने पढ़ा कॉन्टेक्स्ट। 1967 में इंडिया की सोसाइटी की क्या सिचुएशन थी, इंडिया की इकोनॉमी क्या थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्रीज़ की बात करें, सर्विस सेक्टर की बात करें, एक्सपोर्ट की बात करें, सब कुछ बहुत डाउन चल रहा था। इंडिया की इकोनॉमी तो हमने समझ ली, इसकी वजह से क्या हो रहा था, इंस्टेबिलिटी इंडिया में दिखाई दे रही थी, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, सड़कों पर उतर रहे थे, सरकार को अपनी समझाने की कोशिश कर रहे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है। साथ ही साथ में इंडिया की सोसाइटी, इंडिया की जो सोशल प्रॉब्लम है वो भी थी, क्योंकि नक्सलिज्म ओरिजिनेट हो चुका था यहाँ से। राइट, बहुत ज़्यादा एक तरीके से वायलेंस का अडॉप्शन यहाँ से नक्सलिज्म मूवमेंट के दौरान शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ में क्या हो रहा है, कम्युनिटीज़ के बीच में भी राइट्स हो रहे हैं, कम्युनल राइट्स भी हो रहे हैं। इस सारी सिचुएशन में 1967 के इलेक्शन होने जा रहे थे। ठीक है, तो अब जब इतनी सारी प्रॉब्लम है, और जैसा मैंने बताया कि ऑब्वियस सी बात है, जब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, लोग खुद सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि भाई सरकार कुछ कर नहीं पा रही, इन्फ्लेशन वगैरह को रोक नहीं पा रही है। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा अवसर किसके लिए होता है, ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है अपोजिशन के लिए, अपोजिशन पार्टीज़ के लिए। तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टीज़ देखती है कि अच्छा, सरकार के खिलाफ लोग खुद आ रहे हैं तो हमें जाना पड़ेगा लोगों के साथ,
और लोगों की इस मूवमेंट को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उस पूरी मूवमेंट को लीड करना पड़ेगा और लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, सो वी आर देयर, अपोजिशन पार्टी आपके यहाँ पर है, आपको सपोर्ट करेगी। और अगर सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, अगर वो आपको दबाने की कोशिश कर रही है, तो हम क्या करेंगे, आप हमें वोट करिएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, 1967 में ये अपोजिशन पार्टीज़ को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर दिखाई देता है कि हाँ, अब हमारे पास ये अवसर है, क्योंकि लोग भी कांग्रेस से एक तरीके से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और वो क्या कर सकते हैं, वो यहाँ पर अपनी सरकार इस्टेब्लिश कर सकते हैं, पावर में आ सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, अब हम यहाँ पर समझेंगे व्हाट इज़ दिस आइडिया ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। पहले चीज़ क्या समझनी पड़ेगी, नॉन कांग्रेसिज्म का मतलब क्या है, डिटेल में समझेंगे, एक एक चीज़ यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, नाम से ही समझ में आ रहा है नॉन कांग्रेस। तो नॉन कांग्रेस का मतलब क्या है, एक तो कांग्रेस है भाई, 3 इलेक्शन हो गए हैं, लास्ट के 3 जनरल इलेक्शन में कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, राइट। तीनों इलेक्शन में कांग्रेस डोमिनेट कर रही है, बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही है, स्टेट की बात करें, सेंटर की बात करें। अब अपॉर्चुनिटी मिली है अपोजिशन को कि वो क्या कर रहे हैं, एक नॉन कांग्रेस सरकार बनाने की कोशिश करें, सेंटर में भी एंड अलग अलग स्टेट्स में भी, राइट। तो इसीलिए जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़ है वो सब अपने आप को इकट्ठा कर लेती है कि वी आर नॉन कांग्रेस पार्टीज़, हम नॉन कांग्रेस पार्टी है, इसलिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा, और तभी जा करके हम क्या कर सकते हैं, कांग्रेस को हरा सकते हैं। तो इसी चीज़ को अब यहाँ पर हम समझेंगे कि आखिरकार कैसे अपोजिशन पार्टीज़ ने एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करा। तो क्या बोला जा रहा है, अपोजिशन पार्टीज फोर फ्रंट में थी, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक प्रोटेस्ट एंड प्रेशराइजिंग द गवर्नमेंट। तो बेसिकली गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने में और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे उसको लीड करने में कौन आगे आया, अपोजिशन पार्टीज आगे आई, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ये सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है जब लोगों के सेंटिमेंट्स को उनकी तरफ, यानी कि अपोजिशन पार्टीज लोगों के सेंटिमेंट्स का यूज़ करते हुए उसको एक तरीके से लोगों को दिखा सकती है कि अपोजिशन पार्टीज भी आपके लिए काम कर सकती है। इट इज़ नॉट जस्ट दैट कि कांग्रेस ही आपके लिए काम करेगी। समझ में आ गया, उनका भरोसा जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, एंड अपोजिशन पार्टीज़ उसी चीज़ के लिए काम करती है, लोगों के ट्रस्ट को एक तरीके से गेन करने के लिए उनके साथ मिलकर काम करती है, राइट। तो अपोजिशन पार्टीज़ ने क्या करा, जो पार्टीज़ अपोजिशन में थी कांग्रेस की, उन्होंने रियलाइज़ करा बिकॉज डिवीजन ऑफ वोट्स हो रहा है। डिवीजन ऑफ वोट्स का मतलब क्या है कि अलग अलग पार्टीज़ हैं, तो पार्टीज़ क्या है, क्योंकि वो एक जॉइंट ग्रुप नहीं बना रही ना सारी अपोजिशन पार्टीज़, इसलिए वोट क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं अलग अलग पार्टीज़ में। एंड इसी की वजह से कांग्रेस जो है हमेशा क्या हो रही है, पावर में आ रही है, क्योंकि बाकी सारी अपोजिशन पार्टीज़ तो डिवाइडेड है। इसलिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला दैट पार्टीज दैट वर एंटायरली डिफरेंट एंड डिस्पैरेट इन देयर प्रोग्राम्स एंड आइडियोलॉजी गॉट टुगेदर टू फॉर्म एंटी कांग्रेस फ्रंट्स इन सम स्टेट्स एंड एंटर्ड इनटू इलेक्टोरल एडजस्टमेंट ऑफ शेयरिंग सीट्स इन अदर्स। क्या बोला उन्होंने, ऐसी पार्टीज़ जो सारी अपोजिशन पार्टीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि उनकी आइडियोलॉजीज़ भी काफ़ी ज़्यादा अलग है, उनकी प्रोग्राम्स एंड उनकी आइडियोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा डिस्पैरिटी भी थी, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस भी थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि अभी कुछ समय के लिए, इलेक्शन क्योंकि आने जा रहा है, हम अपनी सारी डिस्पैरिटीज़, आइडियोलॉजीज़ के डिफरेंसेस को दरकिनार करते हैं, हम उसको एक तरीके से उसको हटा देते हैं, और हम क्या करते हैं, सारी अपोजिशन पार्टीज़ मिल करके एक फ्रंट बनाएगी, एंड दैट इज़ वॉट इज़ कॉल्ड एंटी कांग्रेस फ्रंट, कि सारी कांग्रेस एक तरफ होगी और सारी अपोजिशन पार्टीज़ एक तरफ होगी, राइट। सारी अपोजिशन पार्टीज़ एक तरफ होगी कि भाई कांग्रेस को हराना है ना, तो हमें एक साथ आना पड़ेगा। अगर डिवाइडेड रहेंगी, अपोजिशन पार्टीज़ डिवाइडेड रहेंगी, तो फिर अपोजिशन पार्टी कभी भी किसी भी स्टेट में भी सरकार नहीं बना पाएगी, क्योंकि कांग्रेस तब भी मेजॉरिटी, सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस को मिल जाएगी। लेकिन अगर ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो हो सकता है कि वो कांग्रेस से इकट्ठा होकर के ज़्यादा सीट ले पाए। समझ में आ गया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। तो इसीलिए वे क्या करते हैं, एंटी कांग्रेस फ्रेंड्स करते हैं। आज के टाइम में ये चीज़ आप रिलेट कर पाते हो, है ना। आज के टाइम में भी हम तो ये चीज़ देखते हैं ना कि बीजेपी को हराने के लिए क्या हो रहा है, जब भी बीजेपी गवर्नमेंट एक तरीके से कहीं पर भी चुनाव करती है, चाहे जनरल इलेक्शन की बात करें या कहीं पर भी बात करें, तो क्योंकि बीजेपी एक तरीके से डोमिनेट कर रही है, तो उसके बाद क्या होता है, जो सारी अपोजिशन पार्टीज़ है वो क्या करती है, वो एक साथ आती है, अलायंस बनाती है, कोलिशन बनाती है कि भाई देखो अकेले लड़ेंगे तो बीजेपी को हरा नहीं पाएंगे, अगर एक साथ हो जाते हैं तो शायद बीजेपी को हरा दे, राइट। तो ये चीज़ आज भी है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ पहले भी थी, ऐसा नहीं कि आज भी है, ये चीज़ पहले भी थी। तो उसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि बेसिकली दे फेल्ट दैट इन एक्सपीरियंस ऑफ इंदिरा गांधी एंड इंटरनल फैक्शनलिज्म विद इन द कांग्रेस प्रोवाइडेड देम एन अपॉर्चुनिटी टू टॉपल द कांग्रेस। उनको लगा कि इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि एक्चुअली में थी भी, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था उनको, तो उन्होंने सोचा कि भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी बड़ी बात है कि कांग्रेस में भी क्या हो रहा है, इंटरनल फैक्शनलिज्म हो रहा है, कुछ लोग हैं जो इंदिरा गांधी को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग किसी और लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। कुछ लोग मोरारजी देसाई को, जैसे हमने देखा, सपोर्ट कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं,
कांग्रेस में भी क्या हो रहा है, यूनिटी नहीं है, फैक्शनलिज्म है, ग्रुप्स बट रहे हैं, गुट बन रहे हैं वहाँ पर। तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो कांग्रेस सरकार को क्या कर सकती है, डिफीट कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस खुद अंदर से क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। और कांग्रेस की लीडरशिप भी कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी भी बहुत ज़्यादा अभी एक्सपीरियंस नहीं है उनको। समझ में आ गया। तो फिर क्या होता है, जो सोशलिस्ट लीडर थे राम मनोहर लोहिया, वो आगे आते हैं और वो स्ट्रैटेजी देते हैं। वो स्ट्रैटेजी का नाम क्या है, नॉन कांग्रेसिज्म। वो एक स्ट्रैटेजी देते हैं, नॉन कांग्रेसिज्म। क्या स्ट्रैटेजी है नॉन कांग्रेसिज्म की? यही स्ट्रैटेजी है कि देखो भाई, कांग्रेस एक तरफ, नॉन कांग्रेस एक तरफ। नॉन कांग्रेस मतलब सारी की सारी अपोजिशन पार्टीज क्या करो, फटाफट से एक साथ आओ, सारे के सारी अपोजिशन पार्टीज एक साथ आओ, यूनाइटेड फ्रंट बनाओ, एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाओ। ठीक है, क्या बनाओ, एंटी कांग्रेस फ्रंट बनाओ, कांग्रेस के खिलाफ लड़ो, सारे मिलकर एकजुट होकर के लड़ोगे तभी जाकर के कुछ अपॉर्चुनिटी है, अदरवाइज कोई चांस नहीं होगा। कांग्रेस से हरा नहीं सकते फिर कांग्रेस को। समझ में आ गया। तो यही चीज़ राम मनोहर लोहिया का ये जो स्ट्रैटेजी है ना, इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, नॉन कांग्रेसिज्म। क्या बोला जाता है, नॉन कांग्रेसिज्म, कि कांग्रेस की जगह नॉन कांग्रेस सरकार आएगी। समझ में आ रहा है। नॉन कांग्रेस यानी कि अपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट बनाएगी, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज को एक साथ आना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा एक दूसरे को। समझ में आ गया। एक और चीज़ है जो यहाँ पर नॉन कांग्रेसिज्म में समझनी है, वो ये है कि उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट नैरेटिव सेट करा। बहुत इंपॉर्टेंट क्या करा, जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ हैं, ओपोजिशन पार्टीज़ हैं, उन्होंने एक बहुत स्ट्रॉन्ग थ्योरेटिकल आर्ग्यूमेंट या नैरेटिव सपोर्ट करा, सेट करा। क्या करा, उन्होंने बोला कि जो कांग्रेस रूल है वो अनडेमोक्रेटिक रूल है और वो ऑर्डिनरी पुअर पीपल के खिलाफ काम कर रही है। यानी उन्होंने बोला कि कांग्रेस क्या है, एक नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम है, नॉन डेमोक्रेटिक पार्टी है, अनडेमोक्रेटिक पार्टी है, अनडेमोक्रेटिक पार्टी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, अनडेमोक्रेटिक क्यों, क्योंकि लोग सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो फिर कांग्रेस क्या कर रही है, एक तरीके से उनको हटा भी रही है, उनको पीट भी रही है, तो दैट इज़ नॉट समथिंग जो सही होना चाहिए। दूसरी चीज़, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना। जब लोगों की डिमांड आप मीट ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप किस तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से काम करोगे, क्योंकि आप लोगों के एक्सपेक्टेशन के एक तरीके से लोगों के एक्सपेक्टेशंस को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। समझ में आ गया। तो ये चीज़ है। साथ ही साथ में उन्होंने कांग्रेस को ये भी बोला कि कांग्रेस क्या है, कांग्रेस एक तरीके से एक वेल्दी सेक्शंस को सपोर्ट करने वाली सरकार है, एंड वो कोई पुअर पीपल के खिलाफ, पुअर पीपल के लिए काम करने वाली इंटरेस्टेड सरकार नहीं है। ठीक है, मतलब एक तरीके से गरीब लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ वो काम कर रही है। तो दो नैरेटिव सेट कर दिए उन्होंने कांग्रेस को लेकर, पहली चीज़ अनडेमोक्रेटिक, और दूसरी चीज़ कि वो गरीब लोगों के लिए काम करने के लिए इच्छित नहीं है। समझ में आ गया। और अपने आप को क्या बोला, उन्होंने बोला दैट कमिंग टुगेदर ऑफ द नॉन कांग्रेस पार्टीज वाज नेसेसरी फॉर रिक्लेमिंग डेमोक्रेसी फॉर द पुअर। उन्होंने वो ये बोला कि देखो, भारत में अगर डेमोक्रेसी आप चाहते हो कि डेमोक्रेसी चले, स्ट्रांग बने, तो ज़रूरी क्या है कि नॉन कांग्रेस पार्टीज़ को इस बार वोट देना पड़ेगा, नॉन कांग्रेस पार्टीज़ को एक तरीके से साथ आना पड़ेगा, और तभी जा कर के वो क्या कर पाएंगे, वो डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार चलाएंगे और लोगों के लिए काम करेंगे। समझ में आ गया। तो इस तरीके से नैरेटिव सेट करे गए हैं। ये सारी स्ट्रैटेजी नॉन कांग्रेसिज्म में आती है। कैसे, किसी मतलब क्या है, ओवरऑल आइडिया क्या है, ओवरऑल आइडिया ये है कि कांग्रेस को किसी भी तरीके से वीक दिखाओ कि कांग्रेस अनडेमोक्रेटिक है, कांग्रेस एक तरीके से गरीब लोगों के लिए काम नहीं कर रही है, कांग्रेस से सिचुएशन ढंग से नहीं संभल पा रही है, कांग्रेस एफिशिएंट गवर्नमेंट नहीं है। समझ में आ गया। तो कांग्रेस को यहाँ से कमज़ोर किया जा रहा है। और दूसरी तरफ जितने भी नॉन कांग्रेस सरकार है, नॉन कांग्रेस पार्टीज़ है बेसिकली, उन सबको इकट्ठा किया जा रहा है कि आओ एक साथ, दिस इज़ द राइट अपॉर्चुनिटीज़ कि हम सब इकट्ठा हो सकते हैं और दिखा सकते हैं दैट वी आर द वन जो डेमोक्रेटिक तरीके से काम करेंगे, गरीब लोगों के लिए काम करेंगे, और जो कांग्रेस की सरकार है उसको हटा सकते हैं हम लोग। दैट इज़ द एंटायर स्ट्रैटेजी बिहाइंड नॉन कांग्रेसिज्म। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, फाइनली क्या आता है, इलेक्टोरल वर्डिक्ट आता है। अब हमें समझना है कि भाई जो इतनी मेहनत कर रहे हैं अपोजिशन पार्टीज़ कांग्रेस को हराने के लिए, सारा नैरेटिव सेट कर रहे हैं, कांग्रेस को एक तरीके से क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि बहुत कमज़ोर है कांग्रेस, राइट, कांग्रेस अनडेमोक्रेटिक है, तो क्या ये सक्सेसफुल हो पाता है, क्या नॉन कांग्रेसिज्म का रिजल्ट दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है। अब उसका आंसर हम देखेंगे कि कांग्रेस की क्या पोजीशन वीक हो जाती है इलेक्शन में, या कांग्रेस फिर से मेजॉरिटी के साथ आती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है, जो हमने कॉन्टेक्स्ट समझा कि कांग्रेस की सिचुएशन ठीक नहीं है, राइट, और कंट्री की भी सिचुएशन ख़राब है। तो जब जब कंट्री की सिचुएशन ख़राब है और लोग बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड थे, डिससेटिस्फाइड थे कांग्रेस के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कुछ ना कुछ तो चेंज करने की कोशिश करेंगे, राइट। दूसरा ऑप्शन अगर उनको मिल रहा है तो उनको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अब देखते हैं कि एक्चुअली में हुआ क्या। तो क्या बोला जा रहा है
कि बेसिकली फोर्थ जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज दे वर हेल्ड इन February 1967। फोर्थ जनरल इलेक्शन लोकसभा में भी और स्टेट असेंबलीज दोनों में एक साथ होते थे, राइट। तो एक साथ हुए ये, और ये कब होते हैं? 1967 में। पहली बार ऐसा हो रहा था कि कांग्रेस पूरी की पूरी इलेक्शन लड़ रही थी, वो भी फर्स्ट टाइम बिना नेहरू के। क्योंकि इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले 1962 में इलेक्शन हुए, ऑब्वियसली बात है नेहरू आ गए थे उस टाइम, नेहरू दोबारा से आ गए थे प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। फिर 1964 में क्या होता है, इलेक्शन थोड़ी ना होते हैं वहाँ पर, तो क्योंकि नेहरू की डेथ हो जाती है, तो फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री को कांग्रेस अपॉइंट कर लेती है कि ये हमारे लीडर होंगे। और फिर उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो जाती है 1966 में, तो इंदिरा गांधी को डिसाइड कर लिया जाता है कि ये हमारी लीडर होगी। तो इलेक्शन तो नहीं हुए अब तक, 1962 के बाद 5 साल के बाद इलेक्शन होंगे 1967 में। तो ऐसा पहली बार होने जा रहा था कि नॉन कांग्रेस, मतलब जो बिना नेहरू के कांग्रेस क्या करने जा रही थी, एक तरीके से इलेक्शन लड़ने जा रही थी, राइट। तो अब बात करते हैं जो एक्चुअली में मेन बात है, क्या रिजल्ट, कैसे रही रिजल्ट। तो रिजल्ट ने क्या करा, एक तरीके से कांग्रेस को हिलाकर रख दिया। इट जॉल्टेड द कांग्रेस एट बोथ नेशनल लेवल एंड द स्टेट लेवल। मेनी कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स डिस्क्राइब द इलेक्शन रिजल्ट एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक। बहुत सारे जो एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल्स हैं, जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स हैं, उन्होंने बोला कि भाई ये इलेक्शन रिजल्ट तो एक अर्थक्वेक है, ठीक है। क्या आ गया, भूकंप आ गया। भूकंप क्यों आया, क्यों ऐसा बोला जा रहा है दैट इसने कांग्रेस को हिला कर रख दिया और ये एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक है, क्यों ऐसा बोला? बिकॉज पहली चीज़, कांग्रेस डिड मैनेज टू गेट मेजोरिटी इन द लोकसभा। लोकसभा में तो कांग्रेस को मेजोरिटी मिल गई, लेकिन अंतर क्या हुआ, लोवेस्ट टैली ऑफ सीट्स एंड शेयर ऑफ वोट सिंस 1952। यानी कि अब तक 3 इलेक्शन में कांग्रेस सबसे ज़्यादा डोमिनेट और बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स लेकर आ रही थी। उसके मुकाबले इस बार कांग्रेस को नो डाउट मेजोरिटी तो मिल गई, लेकिन उतनी ज़्यादा सीट नहीं मिली जितना कि अब तक वो 3 जनरल इलेक्शन में जीतती हुई आ रही थी। मतलब कि जो सीट का जो नंबर है कांग्रेस का वो डिक्लाइन हुआ, हाँ, लेकिन मेजोरिटी कांग्रेस के पास ही रही, मेजोरिटी में कांग्रेस के पास ही मेजोरिटी रही है। समझ में आ गया। लेकिन जितना पहले इतनी ज़्यादा सीट ऑक्यूपाई कर लेती थी, 3/4 ऑफ द सीट्स पर जीत जाती थी, वैसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब डिक्लाइन तो हुआ, कांग्रेस की जो सीटें थी वो डिक्लाइन होती है। इसके बाद क्या बताया जा रहा है, एक और जो बड़ा झटका था कांग्रेस के लिए। तो पहला झटका क्या हुआ, मेजोरिटी मिल गई, लेकिन काफ़ी मेजोरिटी का जो सीट है वो कम मिली पिछली 3 इलेक्शंस के मुकाबले। उसके अलावा हाफ ऑफ द मिनिस्टर्स इन द इंदिरा गांधी कैबिनेट दे वर डिफीटेड। इंदिरा गांधी कैबिनेट में जितने मिनिस्टर्स थे उसमें से आधे मिनिस्टर्स डिफीट हो गए, एक तरीके से हार गए वो लोग। जो बड़े बड़े पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स थे, यानी कि बड़े बड़े जो पॉलिटिकल दिग्गज थे कांग्रेस के, वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हार गए। जैसे कि कामराज तमिलनाडु से, SK पाटिल महाराष्ट्र से जो थे, अतुल्य घोष जो कि वेस्ट बंगाल से थे, और साथ ही साथ में KV सहाय जो कि बिहार से थे। यानी कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता क्या कर जाते हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जहाँ से वो हमेशा जीतते हुए आ रहे थे वहाँ से हार जाते हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर क्या दिखाई देता है, दैट पीपल वर डिससेटिस्फाइड विद सम ऑफ द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस। कांग्रेस के कुछ लीडर्स थे, क्या थे वो, डिससेटिस्फाइड थे, राइट। समझ में आ गया यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी चीज़ क्या है, दूसरी बड़ी चीज़ यहाँ पर है कि जो ड्रामेटिक नेचर जो बोला जा रहा है पॉलिटिकल चेंज का, कि बहुत बड़ा चेंज आया, पॉलिटिकल अर्थक्वेक आया, कांग्रेस एक तरीके से हिल गई। तो ये सारी चीज़ें क्यों बोला जा रहा है, ये सारी चीज़ें स्टेट लेवल में जब हम चीज़ों को पढ़ेंगे, स्टेट लेवल में जो असेंबली इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पर उसका रिजल्ट दिखाई देता है। पहली चीज़ क्या हो रही है कि कांग्रेस लॉस्ट मेजोरिटी इन एज मैनी एज 7 स्टेट्स। 7 राज्यों में कांग्रेस मेजोरिटी लेकर नहीं आ पाई, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। साथ ही साथ इन 2 अदर स्टेट्स डिफेक्शंस प्रिवेंटेड इट फ्रॉम फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। 2 ऐसे राज्य थे जहां पर डिफेक्शंस होने की वजह से कांग्रेस सरकार में नहीं आ पाई। डिफेक्शंस क्या होते हैं, डिफेक्शंस होते हैं कि कांग्रेस के कुछ मेंबर्स ने कांग्रेस को छोड़कर जो दूसरी नॉन कांग्रेस पार्टीज थी उनको ज्वाइन कर लिया। तो कांग्रेस 2 अदर स्टेट्स में भी इलेक्शन मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि उसके पास मेजोरिटी ऑफ द सीट है, लेकिन क्योंकि डिफेक्शन हो गया तो वहाँ पर भी सरकार नहीं बना पाई। यानी इन टोटल 9 स्टेट्स में, 9 स्टेट्स ऑफ इंडिया में कांग्रेस को क्या नहीं मिली, मेजोरिटी नहीं मिली, राइट। तो ये काफ़ी बड़ा चेंज है। उससे पहले हम देख रहे थे कि सेंटर में भी कांग्रेस है और ज़्यादातर स्टेट्स ऑफ इंडिया में भी क्या हो रहा था, इंडिया के स्टेट्स में भी कांग्रेस ही डोमिनेट कर रही थी। तो ये सारी के सारी जो 9 स्टेट्स थे जहाँ पर कांग्रेस ने अपनी पावर खो दी थी, वो पूरी की पूरी कंट्री में देवर स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरला, ये सारे ऐसे 9 स्टेट्स थे जहाँ पर कांग्रेस मेजोरिटी नहीं लेकर आ पाई। एक पर्टिकुलर स्टेट की अगर हम बात करें, मद्रास स्टेट, जो एट प्रेजेंट क्या है, तमिलनाडु, तमिलनाडु को पहले मद्रास स्टेट कहते थे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक रीजनल पार्टी की सरकार आती है, और वो रीजनल पार्टी क्या है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम।
ठीक है। द्रविड़ मुनेत्रा कड़गम की सरकार वहाँ पर आती है और वो क्या करती है, वो कैसे सरकार में आती है भाई, वो मेजोरिटी कैसे लेकर आ पाती है। पहली चीज़ यहाँ पर जो हमें समझनी होगी कि वो क्लियर कट मेजोरिटी लेकर आ रही है, अपने दम पर मेजोरिटी लेकर आ रही है। किसी कोलिशन की गवर्नमेंट नहीं बना रही वो क्या कर रही है, अपने दम पर मेजोरिटी लेकर आ पा रही है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है, राइट। The DMK won power after having led anti-Hindi agitation by students against the center on the issue of imposition of Hindi as the official language। तो हो क्या रहा था, क्यों इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ DMK वहाँ पर सरकार बना लेती है, क्योंकि वहाँ पर एंटी हिंदी एजिटेशन चल रहा था। DMK ने एंटी हिंदी एजिटेशन को एक तरीके से सपोर्ट करा और वहाँ के स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, बेसिकली जो सेंटर में जो गवर्नमेंट थी वो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इम्पोज जब करने की कोशिश कर रही थी, तो फिर इन सब चीज़ों की वजह से वहाँ पर सारे के सारे लोग आते हैं एंड वो किसको सपोर्ट करते हैं, DMK को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि DMK ये सारा मुद्दा बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से लीड कर रही थी। समझ में आ गया। एक और इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है जो एग्जाम में यहाँ पर पूछा जा सकता है वो क्या है, दैट दिस वॉज द फर्स्ट टाइम एनी नॉन कांग्रेस पार्टी हैड सिक्योर्ड अ क्लियर कट मेजोरिटी ऑन इट्स ओन इन एनी ऑफ द स्टेट। ऐसा भारत में पहली बार होने जा रहा है कि किसी नॉन कांग्रेस पार्टी ने भारत के किसी भी स्टेट में, किसी एक स्टेट में मेजॉरिटी हासिल करी हो अपने बलबूते पर। इससे पहले आपको याद आ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमने ये भी तो पढ़ा है कि केरला में 1957 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार थी, राइट। लेकिन वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मेजॉरिटी लेकर नहीं आ पाई, खुद के बल पर मेजॉरिटी लेकर नहीं आ पाई थी। इट वॉज अ कोलिशन गवर्नमेंट, इट वॉज अ कोलिशन गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के पास सबसे ज़्यादा सीटें तो थी लेकिन मेजॉरिटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स के सपोर्ट से क्या करा था, सरकार बनाई थी। समझ में आ गया। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार वहाँ पर थी, बट इट वॉज नॉट अ फुल फ्लेजेड मेजॉरिटी। वो फुल फ्लेजेड मेजॉरिटी के साथ नहीं आई थी। फुल फ्लेजेड मेजॉरिटी के साथ कौन आ पाई है, DMK आ पाई है, एंड वो कहाँ पर आ पाई है, तमिलनाडु में। समझ में आ गया। एंटी हिंदी एजिटेशन को लेकर के वो लोग वहाँ पर जीत गए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो बाकी सारे 8 स्टेट्स हैं, हमने पढ़ा कि 9 स्टेट्स में कांग्रेस मेजॉरिटी लेकर नहीं आ पाती। एक स्टेट में तो देख लिया कि भाई DMK आ रही है फुल मेजॉरिटी के साथ। बाकी जो अदर स्टेट्स बचे वहाँ पर क्या हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट आई। वहाँ पर क्या हुआ, कोलिशन गवर्नमेंट आई। तो कोलिशन गवर्नमेंट कैसे बनी, कंसिस्टिंग ऑफ डिफरेंट नॉन कांग्रेस पार्टीज़। अभी तो हमने पढ़ा कि अभी हमारा सवाल था कि क्या ये जो नॉन कांग्रेसिज्म है कि सारी की सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज इकट्ठे हो जाओ, हम कांग्रेस को हरा सकते हैं, एंड ये सारी चीज़ें जो स्ट्रैटेजी थी राम मनोहर लोहिया की एंड अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स की, तो क्या वो सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है। जितने भी ये सारे 8 स्टेट्स थे, यहाँ पर इन्हीं कोलिशन गवर्नमेंट, यहाँ पर ये सारी पार्टीज़ नॉन कांग्रेस पार्टीज़ मिल करके सरकार बनाती है, कोलिशन गवर्नमेंट स्टैब्लिश करती है, राइट। तो ये एक पॉपुलर सेइंग थी उस समय कि वन कुड टेक अ ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू हावड़ा एंड नॉट पास थ्रू अ सिंगल कांग्रेस रूल्ड स्टेट। तो दिल्ली से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो हावड़ा है वहाँ तक क्या किया जाता है, एक ट्रेन आराम से ली जा सकती है। और मतलब अगर कोई दिल्ली से कलकत्ता जाएगा, बेसिकली हावड़ा का है वहाँ पर है कोलकाता में, राइट। तो यहाँ से ट्रेन अगर कोई लेगा ना, तो ऐसा कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो जहाँ पर कांग्रेस सरकार में हो। यानी कि एक तरीके से सारे के सारे स्टेट्स फ्रॉम दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक, ये जो सारे स्टेट्स बीच में लाई करते हैं वो सब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाले स्टेट हो चुके थे। समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये चीज़ें यहाँ तक बताई गई है। इसके अलावा ये मैप जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैप से भी एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो एक बार इसको समझते हैं कि क्या बताया जा रहा है। असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स 1967 में कुछ बात बताई गई है, जैसे कांग्रेस गॉट मेजॉरिटी इन 1967 असेंबली पोल्स। कांग्रेस, येलो एरियाज क्या है, येलो स्टेट्स वो है जहाँ पर कांग्रेस को मेजॉरिटी मिल रही है। रेड स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर कांग्रेस को मेजॉरिटी नहीं मिल रही है, जैसे कि यूपी की बात करें, बिहार की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक तरीके से कांग्रेस को क्या नहीं मिल पा रही है, मेजॉरिटी नहीं मिल पा रही है। मेजॉरिटी कहाँ कहाँ पर मिली। इसके अलावा देखो यहाँ पर मद्रास भी है, जो अभी हमने अंडरस्टैंड करा। मद्रास में भी ये चीज़ थी, और केरला में भी सेम टू सेम, और गोवा में भी सेम टू सेम। यहाँ पर कांग्रेस मेजॉरिटी लेकर नहीं आ पाई, राइट। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा था कि कांग्रेस को वोट तो सीट तो काफ़ी ज़्यादा मिल रही थी बाकी पार्टीज़ के मुकाबले, लेकिन क्योंकि सारी अपोजिशन पार्टीज़ इकट्ठी हो गई थी ना, इसीलिए उनकी जो सीटें थी वो फिर कांग्रेस के मुकाबले ज़्यादा बन रही थी। समझ में आ रहा है। अगर इंडिविजुअल पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के पास ज़्यादा सीटें थी बाकी सारी पार्टीज़ के मुकाबले, बट पहले अपोजिशन यूनाइटेड नहीं था। लेकिन अब 1967 में पहली बार अपोजिशन यूनाइटेड हो रहा है, और इसीलिए कांग्रेस से ज़्यादा सीटें मिला करके अपोजिशन को मिल पा रही है।
समझ में आ गया। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर अंडरस्टैंड करी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मेजोरिटी मिली, गुजरात में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में, मैसूर में, आंध्र प्रदेश में, आसाम में, ये सारे एरियाज ऐसे हैं, एंड इवन त्रिपुरा, यहाँ पर क्या हो रहा है, कांग्रेस को मेजोरिटी मिल रही है। साथ ही साथ राजस्थान की अगर हम बात करें, कांग्रेस डिड नॉट गेट मेजोरिटी बट फॉर्म्ड गवर्नमेंट विद द हेल्प फ्रॉम अदर्स। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भले ही मेजोरिटी कांग्रेस की ना हो, लेकिन कांग्रेस ने क्या करा है, कुछ दूसरी पार्टीज़ का सपोर्ट लिया, या कुछ हो सकता है मे बी इंडिपेंडेंट मेंबर्स का सपोर्ट लिया, और यहाँ पर राजस्थान में भी कांग्रेस ने क्या करा है, अपनी सरकार बनाई, और वो ऑब्वियस सी बात है कोलिशन गवर्नमेंट होगी। समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये चीज़ें हमने पढ़ी। तो ऑब्वियस सी बात है, देखो मतलब जो सोच रहे थे कि क्या नॉन कांग्रेसिज्म सफल हो पाएगा, तो कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि नॉन कांग्रेस जो पार्टीज़ थी, अपोजिशन पार्टीज़ थी, उन्होंने जो यूनिटी दिखाई और कांग्रेस के खिलाफ जो वो मिल करके लोगों के साथ लड़ रहे थे, राइट, तो वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल यहाँ पर हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोलिशन। 1967 के बाद इंडिया में क्या शुरू हो जाता है, एक तरीके से कोलिशन एरा स्टेट्स में एटलीस्ट शुरू हो जाता है, क्योंकि स्टेट में क्या है, अपोजिशन पार्टीज़ का एक अलायंस है, और वो अलायंस मिल करके सरकार बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि किसी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं है, तो दैट इज़ वाई अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग स्टेट्स में कोलिशन गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो रही है। ठीक, तो अब हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो 1967 ब्रॉट इनटू पिक्चर द फिनोमेना ऑफ कोलिशन। तो 1967 के बाद क्या हो गया, कोलिशन आने शुरू हो गए, क्योंकि नो सिंगल पार्टी गॉट द मेजोरिटी, वेरियस नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टुगेदर टू फॉर्म जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज, जिसको बोला जाता था संयुक्त विधायक दल। क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल सी बात बोल रहा है यहाँ पर, कि जो नॉन कांग्रेस पार्टीज थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है किसी एक पार्टी को तो मेजोरिटी नहीं मिली, और सारी की सारी नॉन कांग्रेस पार्टीज एक साथ लड़ रही थी इलेक्शंस को, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बेसिकली अपने आप को एक नॉन गवर्नमेंट के तौर पर स्टैब्लिश करा, मतलब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के तौर पर स्टैब्लिश करा। उन्होंने जो अलायंस का नाम बनाया उसको बोला जाता था जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज, या हिंदी में बोला जा रहा था संयुक्त विधायक दल, राइट। यानी कि जहाँ जहाँ पर नॉन कांग्रेस सरकार बन रही है ना, तो उसको क्या बोला जा रहा था, उसको बेसिकली बोला जा रहा था संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट। एक तरफ कांग्रेस गवर्नमेंट है, एक तरफ संयुक्त विधायक दल है, यानी कि सारा का सारा जो नॉन कांग्रेस पार्टीज़ है, उन्होंने अपने आप को ऑफिशियली नेम क्या दिया, अपने आप को ऑफिशियली नेम दिया एज संयुक्त विधायक दल या जॉइंट लेजिस्लेटिव पार्टीज। समझ में आ गया। दैट इज़ वाई ये सारी की सारी जो गवर्नमेंट्स है, जो हमारे 8 स्टेट्स है, 8 स्टेट्स जो नॉन कांग्रेस सरकार जहाँ पर जीत रही है, दीज वर कॉल्ड एज SVD गवर्नमेंट्स। वहाँ पर जो सरकार बनती है उसको संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट्स के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है कि जो कोलिशन पार्टनर्स थे, अलग अलग कोलिशन पार्टनर्स मिलकर के जो गवर्नमेंट बना रहे थे, तो वो वहाँ पर आइडियोलॉजिकल इनकॉन्ग्रुएंस थी। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अलग अलग आइडियोलॉजी वाली पार्टीज़ मिल करके कोलिशन गवर्नमेंट बना रही थी। जैसे कि अगर हम SVD गवर्नमेंट बिहार की बात करें, जो संयुक्त विधायक दल ने सरकार बनाई बिहार में, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अलग अलग पार्टीज़ हैं। जैसे 2 सोशलिस्ट पार्टीज़ है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, साथ ही साथ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी है, साथ ही साथ में भारतीय जनसंघ भी है। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट पार्टीज़ भी है, राइट पार्टीज़ भी है, एंड सोशलिस्ट पार्टीज़ भी है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, बिहार में या जो भी कोलिशन गवर्नमेंट उस समय बन रही थी अलग अलग स्टेट्स में, इट वाज अ काइंड ऑफ ऐसी गवर्नमेंट थी जहाँ पर क्या हो रहा था, जहाँ पर अलग अलग आइडियोलॉजीज़ की पार्टीज़ मिल करके काम कर रही थी। फिर उसके बाद क्या होता है, पंजाब में भी अगर आप देखोगे, देयर वाज अ गवर्नमेंट दैट वाज कॉल्ड पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। पंजाब में जो अलग अलग पार्टीज़ ने मिलकर के सरकार बने, उसको नाम क्या दिया, पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, बेसिकली उनका अलायंस था। और उसमें 2 राइवल अकाली पार्टीज़ थी, 2 राइवल अकाली पार्टीज़ थी, जैसे एक था संत ग्रुप और दूसरा क्या था, मास्टर ग्रुप। तो अकाली पार्टीज़ में भी अलग अलग प्रकार की अलग अलग अपोजिशन अकाली पार्टीज़ थी। साथ ही साथ में कम्युनिस्ट पार्टीज़ ऑफ इंडिया भी थी, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI एंड CPIM। इसके बाद संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हो, रिपब्लिकन पार्टी हो, भारतीय जनसंघ हो, तो ये सब मिलकर के पंजाब में गवर्नमेंट बना रहे थे, एंड दैट वाज कॉल्ड एज पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट। उसको क्या बोला जा रहा था, उसको बोला जा रहा था कि ये पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट है। समझ में आ गया। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस लगभग 9 स्टेट्स में सरकार नहीं बना पाई, इसलिए वहाँ पर कोलिशन गवर्नमेंट आई। और कोलिशन गवर्नमेंट में कौन आई, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आई। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स ने अपने आप को बोला दैट वी आर संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट्स। तो अलग अलग स्टेट्स में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनती है। समझ में आ गया। अब देखो, कोलिशन का एक सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ पता है क्या है,
कि कोलिशन में सबसे ज़्यादा इंस्टेबिलिटी होती है, पता नहीं कब सरकार गिर जाएगी। कोलिशन में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। तो हो क्या रहा था, भले ही नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आ जाए और नॉन कांग्रेसिज्म की जो आइडियोलॉजी है, जो स्ट्रैटेजी है, वो यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन कुछ समय के बाद जब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आ रही थी स्टेट्स में, तो क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत लंबे टाइम तक ये लोग चल नहीं सकते एक साथ, है ना। तो क्या हो रहा था कि एक दो साल के अंदर ही जो जो स्टेट्स में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स बन रही थी वो फॉल हो जाती थी, वो गिर जाती थी। जैसे बिहार में अगर आप देखोगे तो बिहार में क्या हो रहा था, बिहार में एक साल के लिए सरकार चलती है केवल नॉन कांग्रेस। फिर उसके बाद क्या होता है, बिहार से जो अलग अलग पार्टीज़ है उसमें से कुछ मेंबर्स डिफेक्ट करते हैं, यानी कि अपना दल बदलते हैं एंड वो कांग्रेस के पास जाते हैं, कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। और फिर कांग्रेस के पास क्योंकि मेजोरिटी आ गई, क्योंकि उसको अलग मेंबर्स का सपोर्ट भी मिल गया, तो कांग्रेस दोबारा से वहाँ पर सरकार बना लेती है। समझ में आ गया। तो ऐसी चीज़ें हो रही है। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात क्या है कोलिशन गवर्नमेंट में, वो ये है कि बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ डिफेक्शन, क्योंकि लोग अपने दल बदल लेते हैं, इसकी वजह से कोलिशन क्या हो जाता है, गिर जाता है। एंड इसीलिए बहुत सारे स्टेट्स में जहाँ जहाँ पर नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स आई, वहाँ वहाँ पर डिफेक्शन की वजह से वो सरकार लंबे टाइम तक नहीं चल पाई, राइट। और दोबारा से कांग्रेस ने एक तरीके से अपनी सरकार बना ली। अब हम समझते हैं किसको, डिफेक्शन को। तो डिफेक्शन क्या होता है, वैसे क्लास 11th में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, कुछ बेसिक्स बात बताई गई है कि 1967 के बाद में एक हमारे पॉलिटिक्स में एक जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर जो आता है, वो होता है डिफेक्शन का। कि पॉलिटिक्स में क्या होने लगे, राजनीति में दल बदलने लगे लोग, दल बदलू नेता बहुत सारे नजर आए, डिफेक्शंस बहुत ज़्यादा होने लगे। एंड ये इंडिया की पॉलिटिक्स को एक तरीके से शेप कर रहा था काफ़ी ज़्यादा। डिफेक्शंस इन मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स ये दिखाई देने लगे। तो आखिरकार डिफेक्शन क्या होता है, डिफेक्शन मीन्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लीव्स द पार्टी ऑन हुज सिंबल ही और शी वॉज इलेक्टेड एंड जॉइंस अनदर पार्टी। ऑब्वियस सी बात है कि अगर सपोज कोई कांग्रेस से इलेक्शन लड़ रहा है, कुछ समय के बाद जब वो कांग्रेस को छोड़कर, कांग्रेस से जीत गया इलेक्शन, कांग्रेस को छोड़ करके अगर वो सोशलिस्ट पार्टी की तरफ चला जाएगा, तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड दल बदलना या फिर डिफेक्शन करना। समझ में आ गया, अपनी पार्टी को चेंज कर लेना, राइट। इसकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत सारी सरकारें गिर रही थी। तो आफ्टर 1967 जनरल इलेक्शन में बहुत सारे क्या हो रहे थे, बहुत सारे हम ऐसे बहुत सारे डिफेक्शंस देख रहे थे। खासतौर पर द ब्रेक अवे कांग्रेस लेजिस्लेटर्स प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंस्टॉलिंग नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स इन 3 स्टेट्स, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड यूपी। बहुत सारे कांग्रेस के लेजिस्लेटर्स क्या कर रहे थे, वो कांग्रेस को छोड़ करके दूसरी पार्टीज़ में जा रहे थे, और दूसरी पार्टीज़ में जाने के बाद 3 स्टेट्स में लगभग, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में और यूपी में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट स्टैब्लिश होती है, राइट। और इसी चीज़ की वजह से आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द सुना भी होगा, एक कहावत है, आया राम गया राम, राइट। तो ये जो शिफ्टिंग रीअलाइनमेंट है ना, बार बार अपनी पार्टीज़ को छोड़ना, अपनी पार्टी को छोड़ना, दूसरी पार्टी में जाना, पॉलिटिकल लॉयल्टीज़ को शिफ्ट करना, राइट। अपनी राजनीतिक वफादारी को तो व्यक्ति चेंज कर रहा है ना, जब बार बार एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ जा रहा है। पहले एक पार्टी में आता है तो बोलता है कि हाँ भाई हम तो इसी के लिए काम करेंगे, इसी आइडियोलॉजी में हम विश्वास रखते हैं। फिर कुछ समय के बाद जब दूसरी पार्टी से बढ़िया ऑफर आ जाता है कि तुम्हें बड़ी पोस्ट दे देंगे, कुछ पैसे दे देंगे, तो फिर क्या कर रहे हैं लीडर्स, वो उस पार्टी को छोड़कर उस पार्टी की तरफ जो वायदे उन्होंने बोला था कि ऐसा ऐसा है, वो बोलते हैं कि बाय बाय, टाटा बाय बाय, एंड हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जहाँ पर बड़ा मिनिस्टर का पद मिलेगा या पैसे मिलेंगे, तो वहाँ पर चले जाते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, और इसी चीज़ की वजह से एक नाम पड़ता है, एक तरीके से कहावत है, आया राम गया राम। तो ये कहानी क्या है, इसके पीछे ये नाम क्यों पड़ा, या ये जो स्टेटमेंट है आया राम गया राम का, ये जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, ये कैसे पड़ा, इसका एक्सप्रेशन कैसे था, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, उसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, आया राम गया राम हे राम। तो हो गया रहा है, बार बार लोग क्या कर रहे हैं, अपनी पार्टीज़ को चेंज कर रहे हैं। एक बार किसी पार्टी में, जिस पार्टी में पहले थे उस पार्टी में थे, फिर उसके बाद क्या कर लेते हैं, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, फिर उसके बाद वापस अपनी पिछली वाली पार्टी में, फिर दोबारा से दूसरी पार्टी में। तो ये क्या हो रहा है, आया राम गया राम, इस तरीके से बोला जा रहा है। तो हो क्या रहा है, ये बेसिकली एक पॉलिटिकल वोकैबुलरी है जो इंडिया में यूज़ करी जाती है जब फ्लोर क्रॉसिंग होती है। फ्लोर क्रॉसिंग का मतलब वही डिफेक्शन, दल बदलना। तो जब लेजिस्लेटर्स अपनी पार्टी को चेंज करते हैं तो फिर उसके बाद ये बोला जाता है, आया राम गया राम। तो ये नाम कहाँ से पड़ा, तो बेसिकली हरियाणा में एक एमएलए थे जिनका नाम था गया लाल। ठीक है, इंटरेस्टिंग नाम है, गया लाल, राइट। तो गया लाल एक एमएलए थे हरियाणा से। तो 1967 में जब इलेक्शंस हो रहे थे हरियाणा में, तो उन्होंने क्या करा, एक ही दिन में अपनी पार्टी को 3 बार चेंज करा है। पहले क्या कर रहे थे, कांग्रेस से वो गए यूनाइटेड फ्रंट में,
फिर दोबारा से क्या करते हैं, फिर यूनाइटेड फ्रंट से यूनाइटेड फ्रंट से दोबारा से कांग्रेस में वापस चले जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, फिर दोबारा से कांग्रेस से कहाँ जाते हैं, यूनाइटेड फ्रंट में दोबारा चले जाते हैं। मतलब एक एक घंटे के बाद, कुछ कुछ घंटे के बाद क्या हो रहा है, जो गया लाल है, एमएलए है जो हरियाणा से, वो अपनी पार्टीज़ को इस तरीके से चेंज कर रहे हैं। तो अगर सपोज कांग्रेस से वो यूनाइटेड फ्रंट में गए तो फिर कांग्रेस सोच रही होगी कि ठीक है भैया, अब तो कांग्रेस में वापस नहीं आएंगे। लेकिन फिर क्या बोलते हैं, फिर कुछ समय के बाद दोबारा से कांग्रेस में चले जाते हैं, यूनाइटेड फ्रंट को छोड़कर दोबारा से कांग्रेस में चले जाते हैं। तो कांग्रेस को विश्वास हो गया होगा कि हाँ अब तो दूसरी बार आ गया, अब थोड़ा ना वापस जाएंगे। लेकिन फिर जब दोबारा से चेंज करते हैं, कांग्रेस से दोबारा से यूनाइटेड फ्रंट में चले जाते हैं, तो फिर काफ़ी बड़ा फिर से शौक लगता है। और यूनाइटेड फ्रंट को भी शौक लगता है कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ये नाम पड़ा आया राम गया राम। तो जब गया लाल डिक्लेयर करते हैं कि वो यूनाइटेड फ्रंट को क्विट करेंगे और वापस अपनी कांग्रेस सरकार में चले जाएंगे, तो जो कांग्रेस लीडर थे उस समय, राव बीरेंद्र, उन्होंने क्या बोला, वो चंडीगढ़ प्रेस में बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चंडीगढ़ में, एंड उन्होंने बोला गया राम वॉज नाउ आया राम। यानी कि जो गया राम थे, जो जा चुके थे कांग्रेस को छोड़कर, वो क्या कर रहे हैं, वो दोबारा से आया राम बन चुके हैं, यानी कि दोबारा कांग्रेस में आना चाहते हैं। राइट। तो एक तरीके से मजाक एक तरीके से उनका बनाया गया कि भाई ये क्या हो रहा है, एक बार गया राम है और दूसरी बार आया राम है, बार बार कांग्रेस से चले जा रहे हैं, फिर दोबारा से कांग्रेस में आ जा रहे हैं, तो ये हो क्या रहा है। राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर बता रही है। तो ये एक तरफ तो चलो ठीक है कि इसको जोक के तौर पर देखा जा सकता है, कार्टून इस पर बनाए जा सकते हैं जैसे कार्टून बनाया गया है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि जिसको हम इग्नोर कर दें या काफ़ी केवल ह्यूमर का मैटर हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव मैटर भी है, ये हमारी डेमोक्रेसी को भी कमज़ोर कर रहा है। कैसे कमज़ोर कर रहा था कि अगर कोई व्यक्ति जो एक पार्टी से कह रहा है कि मैं इस पार्टी के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, इस पार्टी में ही मैं काम करूँगा, और वो एक तरीके से बहुत सारे वायदे करता है, लेकिन फिर उसके बाद दूसरी पार्टी की तरफ चला जाता है, इसका मतलब क्या है कि उसमें, उस व्यक्ति में इंटीग्रिटी नहीं है, उस व्यक्ति पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपनी बातों से ही बार बार पलट रहा है। तो अगर जिस व्यक्ति में इंटीग्रिटी नहीं है, तो वो, क्या लोग उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं? क्या वो लोगों से बोले हुए वादों पर खड़ा होगा? कभी भी नहीं, कभी भी खड़ा नहीं उतर पाएगा अपने वादों को भी। फिर वो एक तरीके से बोलेगा कि मैंने पहले कुछ और बोला था, अब मैं कुछ और बोल रहा हूँ। राइट। समझ में आ रहा है। तो ये सेम टू सेम चीज़ यहाँ पर है कि भाई इंटीग्रिटी नहीं है उनके पास, तो इसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस होता है ना पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर, वो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ की वजह से, डिफेक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा गिरता है। लोगों का विश्वास फिर लीडर से उठ जाता है कि भाई ये अपनी पार्टी की तरफ ही वफादार नहीं है, हम लोगों की तरफ वफादार कैसे होंगे। एक पार्टी जिसमें वो लगातार इतने सालों से मेंबर थे, अब उस पार्टी से, दूसरी पार्टी से अगर उनको बड़ा ऑफर आ गया तो वो उसको छोड़ कर के चले गए हैं, तो वो हमारे लिए कैसे वफादार होंगे। हम उनको आज कुछ बोलेंगे, वो कुछ समय के बाद उस चीज़ को भूल जाएंगे। राइट। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस था। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि कोलिशन जो सरकार बन रही थी वो बार बार इनस्टेबल क्यों हो रही थी, डिफेक्शंस की वजह से। तो हमारी जो स्टेट्स में जो सरकार थी वो भी लगातार गिरती जा रही थी, एंड बहुत ज़्यादा डेमोक्रेटिक इंस्टेबिलिटी हो रही थी, क्योंकि या तो वहाँ पर स्टेट्स में क्या हो रहा था, या तो दूसरी सरकार बन रही थी, या वहाँ पर फिर प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ रहा था, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है कि प्रेसिडेंट रूल लग रहा है। क्योंकि हमने डेमोक्रेसी क्यों अडॉप्ट करी, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लीडर्स हमारे लिए काम करें, लेकिन लीडर्स अपनी पार्टी बदलने में लगे हुए होंगे तो वो काम कैसे करेंगे फिर। ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेटर ऑन अमेंड किया जाता है और एंटी डिफेक्शन एक्ट लेकर के आया जाता है। राइट। समझ में आ गया। अब मुझे कमेंट करके बताओगे अगर किसी को पता हो कि कौन सा अमेंडमेंट था जिसकी वजह से हम एंटी डिफेक्शन कानून लेकर के आते हैं, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अमेंडमेंट करा, अमेंडमेंट नंबर आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ तक समझी, क्या समझा, पूरा स्टोरी समझ लिया हम लोगों ने बेसिकली। राइट। पूरा स्टोरी डिटेल में समझ लिया। 1967 क्या इलेक्शन हुए, किस तरीके से अपोजिशन पार्टीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, कैसे कांग्रेस को एक झटका लगा, इट वाज कॉल्ड एज पॉलिटिकल अर्थक्वेक। उसके बाद कैसे कोलिशन गवर्नमेंट का एरा शुरू हो जाता है स्टेट्स में, और फिर डिफेक्शन भी वहाँ पर शुरू हो जाते हैं, इंस्टेबिलिटी भी शुरू हो जाती है। बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक कोलिशन गवर्नमेंट स्टेट्स में नहीं रह पाई। समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक पढ़ी। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी, कुछ तो दिमाग में गया होगा, घुसा होगा। राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग अपना जो थर्ड टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।